नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट प्रोजेक्ट 75I को लेके है। आप सब जानते हैं कि अभी प्रोजेक्ट 75I से लगभग सभी कंपनीज बाहर जा चुके हैं और अभी इसमें बस साउथ कोरिया अकेला बचा हुआ है, जो कि इस टेंडर को सिंगल वेंडर सिचुएशन में जाने के लिए मजबूर कर रहा है। ऐसे में इस टेंडर को या तो कैंसिल कर दिया जा सकता है या फिर दोबारा इसको फ्लोट किया जा सकता है। लेकिन अगर इसको दोबारा फ्लोट किया गया तो तभी इसमें सेम कंडीशन होने वाली है, क्योंकि नेवी की रिक्वायरमेंट में वर्तमान जर्मनी और साउथ कोरिया के सबमरीन के अलावा किसी और के सबमरीन फिट नहीं होने वाले हैं, क्योंकि वर्तमान किसी और के पास कोई वर्किंग एआईपी सिस्टम और लिथियम आयन बैटरी पैक मौजूद नहीं है। और अभी इस पूरे टेंडर में नेवी की रिक्वायरमेंट को सिर्फ साउथ कोरिया की सबमरीन फुलफिल कर रहा था, लेकिन सिंगल वेंडर सिचुएशन होने से भारत इसमें अच्छे तरीके से साउथ कोरिया के साथ नेगोशिएट नहीं कर सकता है और कंपटीशन ना होने की वजह से वो भारत के साथ किए जाने वाले डील में फाइनेंशियल नेगोशिएशन में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा सकते, जो कि बिल्कुल आम बात हो सकता है। लेकिन अभी रिसेंटली आपने सुना होगा जापान की तरफ से भारत समेत 12 अलग अलग देशों को अपनी हाईटेक डिफेंस इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट करने के लिए रूल को लागू किया जा रहा है। और अगर ये लागू होता है तो जापान फाइटर जेट से लेकर मिसाइल्स तक को इन 12 देशों को एक्सपोर्ट कर पाएगा। मेनली चाइना को काउंटर करने के लिए जापान उन सभी देशों को अपनी हाई एंड वेपन्स को देने के लिए राजी हो गया जिनके साथ चाइना के रिलेशन अच्छे नहीं है। और अभी उम्मीद किया जा रहा है कि जापान की तरफ से भारत की प्रोजेक्ट 75 में टैगी क्लास की सबमरीन को भारत को ऑफर कर सकता है, जो कि इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक लिथियम आयन बेस्ड बैटरी पैक का इस्तेमाल करते हैं और इसमें आईपी सिस्टम भी मौजूद है। तो अगर इसे भारत को अभी ऑफर किया गया तो ये काइंड ऑफ प्रोजेक्ट 75 को एक सिंगल वेंडर सिचुएशन में जाने से बचा सकता है और इसको बेस करके भारत आगे चल के प्रोजेक्ट 75 में अच्छे तरीके से नेगोशिएट कर सकता है। चाहे इसमें जापान की सबमरीन को सिलेक्ट किया जाए या साउथ कोरिया की सबमरीन को सिलेक्ट किया जाए, ये दोनों ही नेवी की रिक्वायरमेंट के अंदर आ सकते हैं और इससे प्रोजेक्ट 75 आगे बढ़ सकता है। और ये इकलौता ऐसा ऑप्शन होने वाला है जो कि अभी प्रोजेक्ट 75 को कैंसिल होने से बचा सकता है। फिलहाल इसको लेके अभी तक जापान की तरफ से कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन को तो नहीं दिया गया, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये भारत के लिए नए मॉडर्न एआईपी सबमरीन को हासिल करने का एक अच्छा मौका होने वाला है। अगला अपडेट भारत और पाकिस्तान को लेके। अभी रिसेंटली पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने मीडिया से बात करते हुए एक स्टेटमेंट दिया था कि वो भारत के साथ अपने सभी पेंडिंग इश्यू को रिजॉल्व करना चाहते हैं और दोनों देशों के रिलेशन को एक पॉजिटिव वे में बिल्ड करने की कोशिश करना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले भारत को आर्टिकल 370 को रिस्टोर करना पड़ेगा और तब जाके भारत के साथ बातचीत करने के लिए पाकिस्तान सहमत होने वाला है। ये वही वाली बात है कि मेरी एक्स अगर मुझे अनब्लॉक करेगी तब जाके मैं उसके साथ बात करूंगा, मतलब उसको मेरे साथ ऐसे बात करने का खास इंटरेस्ट नहीं है। उसने फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप तो छोड़ दो, एक बार को ऑर्कुट में जाके मुझको ब्लॉक कर रखा है। लेकिन मैंने लॉजिक यहाँ पे पाकिस्तान के नेताओं से लीज पर ले रखा है, जिसका कोई भी मतलब नहीं बनता है। और ये लोग जितना ध्यान यहाँ पे कश्मीर और आर्टिकल 370 पर देते हैं, उतना अगर अपने देश की इकोनॉमी पर देते तो बात यहाँ पे कुछ और होता। अभी श्रीलंका का जो हाल है, पाकिस्तान भी सेम रास्ते पर चल रहा है। आज नहीं तो कल पाकिस्तान का भी सेम हालत होने वाला है। अभी पाकिस्तान के ऊपर लगभग $90 बिलियन का पब्लिक डेब्ट भरा पड़ा है और एक तरीके से पाकिस्तान श्रीलंका की तरह इकोनॉमिक डिजास्टर की तरफ करीब जा रहा है। इसी बीच पाकिस्तान के स्टेट बैंक की रिजर्व की बात करें तो ये भी $10.308 बिलियन तक रिड्यूस हो चुकी है, जो कि हाल ही में लगभग 190 मिलियन तक रिड्यूस हो गया है। और अभी ऐसे हालात में पाकिस्तान की फॉरेन रिजर्व बस 1.54 मंथ तक ही सस्टेन कर सकता है, जिसके बाद पाकिस्तान के पास कोई भी फॉरेन रिजर्व बचने वाला नहीं है और हालात श्रीलंका जैसा होने वाला है। वैसे ऐसे कंडीशन पाकिस्तान के लिए कोई नई बात तो नहीं है, इससे पहले भी पाकिस्तान को ऐसे कंडीशन का सामना करना पड़ा है, लेकिन तब आईएमएफ की तरफ से पाकिस्तान को मदद कर दिया गया था, जिस वजह से वो कुछ समय तक क्राइसिस से बच गए थे। लेकिन अभी की बात करें तो अभी आईएमएफ की तरफ से भी पाकिस्तान को पैसे देने के लिए इनकार कर दिया गया और जो $6 बिलियन का पैकेज पाकिस्तान की तरफ से आईएमएफ को डिमांड किया गया था, उसको पाकिस्तान को देने के लिए आईएमएफ की तरफ से इनकार कर दिया गया और इस वजह से पाकिस्तान अभी श्रीलंका की तरह एक बहुत ही बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ आगे बढ़ रहा है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। इसी महीने की शुरुआत में मैंने आप सभी को बताया था कि मजगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से प्रोजेक्ट 17A क्लास की एक फ्रिगेट को लॉन्च किया गया था, जो कि इंडियन नेवी की वर्तमान की सबसे एडवांस फ्रिगेट्स होने वाले हैं और अभी 1 साल के अंदर मल्टीपल वेसल इंडियन नेवी में इंडक्ट होने वाले हैं। लेकिन जिस तरीके से
इंडियन नेवी में नए वेसल इंडक्ट किए जा रहे हैं, ठीक वैसे ही नेवी से पुराने वेसल्स को भी रिटायर किया जा रहा है। TNN की रिपोर्ट के मुताबिक इसी महीने की 28 तारीख को इंडियन नेवी की एक फ्रिगेट INS गोमती को नेवी से ऑफिशियली रिटायर कर दिया जाएगा। INS गोमती की बात करें तो ये नेवी का सबसे पुराने वेसल में से एक है और अभी तक इसने नेवी में लगभग 34 साल तक अपना सर्विस पूरा कर लिया है। इसे सबसे पहले 16 अप्रैल 1988 को इंडियन नेवी में शामिल किया गया था और ये इंडियन नेवी का पहला वेसल था जिसमें नेटो और सोवियत टेक्नोलॉजी को ब्लेंड किया गया था, यानी कि इसमें बोथ सोवियत ओरिजिन और नेटो वेपन सिस्टम को और सेंसर पैकेज को इंटीग्रेट किया गया था। इसकी स्टैंडर्ड डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये लगभग 3300 टन के आसपास की थी और इसकी कुछ पार्ट्स को इंडिजिनसली डेवलप किया गया था, जैसे कि इसकी हल सेक्शन को हालांकि ब्रिटिश लैंडर क्लास की वेसल से डिराइव किया गया था, लेकिन इसे ओरिजिनल लैंडर क्लास की वेसल के मुकाबले साइज में थोड़ा बड़ा बनाया गया था, लेकिन इसमें सेम इंजन और बॉयलर का इस्तेमाल किया जा रहा था। पर फिर भी ये वेसल हमें ओरिजिनल लैंडर क्लास की वेसल्स के मुकाबले बेहतर स्पीड को प्रोवाइड कर रहे थे। इसमें एक मिक्स्ड एवियोनिक्स और सिस्टम को इंटीग्रेट किया जा रहा था, जैसे कि इसकी बॉयलर ब्रिटिश ओरिजिन से था, रडार डच ओरिजिन से था, हेलीकॉप्टर रिकवरी सिस्टम फ्रेंच ओरिजिन से था, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इटालियन था, हीटिंग इक्विपमेंट US ओरिजिन से था और एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी वेपन्स की बात करें तो ये USSR ओरिजिन से था, यानी कि सोवियत ओरिजिन से था। और इसको तब बोथ सोवियत ओरिजिन और नेटो टेक्नोलॉजी का एक परफेक्ट ब्लेंड कहा जा रहा था, क्योंकि इन सभी को अच्छे तरीके से एक ही शिप में इंटीग्रेट किया गया था और सभी सिस्टम को इसमें इंटीग्रेट करने के लिए लगभग 40 रशियन, 25 इटालियन, 4 फ्रेंच, 1 ब्रिटिश और 40 इंडियन इंजीनियर एक साथ मिलकर इस पर काम कर रहे थे। अभी अच्छी बात यह कि अपनी 34 साल की सर्विस के बाद जब इसको रिटायर किया जाएगा, नेवी से डीकमीशन किया जाएगा, तो इसे एक नेवल म्यूजियम के तौर पर सेटअप करने के लिए प्लानिंग की जा रही है, लेकिन इसकी पार्ट को शायद यहाँ पे अलग अलग करके एक म्यूजियम के तौर पर डिस्प्ले किया जाएगा, क्योंकि इसको यूपी की गोमती रिवर के पास बनाया जाने वाला है। और जैसे कि इस वेसल का नाम भी गोमती रिवर के नाम पर रखा गया था, तो इसकी म्यूजियम को भी गोमती रिवर के करीब सेटअप करने का फैसला किया गया है। अगला अपडेट ड्रोन्स को लेके, और ड्रोन्स की मार्केट में भारत अभी काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और यहाँ तक कि अभी इंटरनेशनल मार्केट में भी चाइनीज ड्रोन कंपनियों को भी भारत पीछे छोड़ने लगा, या फिर भारत की कंपनी अभी काफी हद तक चाइनीज ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स को कंपटीशन देने लगे हैं। इसी बीच न्यू दिल्ली में चले ड्रोन फेस्टिवल के अवसर पर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपना एक विजन के बारे में बताते हुए मीडिया को कहा है कि आगे चल के वो हर एक हिंदुस्तानी के लिए ड्रोन्स को कॉमन बनाना चाहते हैं और जिस तरीके से अभी हर किसी के पास मोबाइल फोन मौजूद है, ठीक वैसे ही आगे चल के वो हर किसी के पास ड्रोन को अवेलेबल कराने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी जी की तरफ से सभी मिनिस्ट्रीज को इस एक्सपो को विजिट करने के लिए कहा था और साथ ही किसी भी यूज में ड्रोन्स की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पर ध्यान देने का प्रस्ताव दिया था। दूसरी तरफ अदानी एंटरप्राइजेस की तरफ से अभी एक नई ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जनरल एरोनॉटिक्स प्राइवेट लिमिटेड की लगभग 50% शेयर को खरीद लेने की बात सामने आई है। और जनरल एरोनॉटिक्स की बात करें तो ये एक बेंगलुरु बेस्ड ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग या ड्रोन सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, जो कि मेनली एग्रीकल्चर ड्रोन्स को और सर्विस को प्रोवाइड करती है। और अभी इंटरनेशनल मार्केट में इस सेगमेंट की इंडियन में ड्रोन्स की डिमांड काफी बढ़ रही है, जिस वजह से इसका फायदा उठाने के लिए यहाँ पे अदानी एंटरप्राइजेस की तरफ से जनरल एरोनॉटिक्स की लगभग 50% शेयर को यहाँ पे हासिल करने का फैसला किया गया। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।